ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ अरिथमेटिक मीन. नाउ व्हाट विल वी डू, विल टेक फर्स्ट प्रॉपर्टी, विल डिस्कस इट, फिर उसका वर्किंग वगैरह मैं आप लोगों को समझाऊंगा, देन विल मूव टू सेकंड प्रॉपर्टी. सो टुडेज होल लेक्चर विल गो इन एक्सप्लेनिंग दिस सिक्स प्रॉपर्टीज, बट दिस एक्सप्लेनेशन विल बी वेरी इंपॉर्टेंट. सो मैं जो भी बोल रहा हूँ बहुत ध्यान से सुनना, और जब तक मैं बोलूँ नहीं तब लिखना मत. अगर आपका ध्यान लिखने में है तो जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ वो आप समझ नहीं पाओगे. सो प्लीज डोंट राइट एंड जस्ट पे अटेंशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग. ठीक है, एक बार बातें समझ ली मैं जो समझा रहा हूँ वो, तो लिखने का काम जो है वो स्क्रीनशॉट लेके बाद में भी आराम से हो सकता है. 6 लाइन है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है. ठीक है, सो डोंट राइट, जस्ट पे अटेंशन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम एक्सप्लेनिंग. Arithmetic mean is affected by change of origin. Change of origin is basically plus and minus, and change of scale. Okay, that is multiplication and division. Now very first thing, that what is change of origin and change of scale. I know कि ये चीज आप लोग 11th स्टैंडर्ड में पढ़ के आए हो, लेकिन यहाँ पे ये चीज काफी ज्यादा काम लगने वाली है, बिकॉज चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल के ऊपर से कम दो एमसीक्यूज आपके इंटरनल एग्जाम में आएंगे. बिकॉज ये चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल वाला जो टॉपिक है वो सिर्फ सेंट्रल टेंडेंसी में नहीं है, आगे भी आएगा. जब आप डिस्पर्जन वगैरह देखोगे, स्टैंडर्ड एविएशन वगैरह देखोगे, तो उन सभी जगह पे ये चेंज ऑफ ओरिजिन चेंज ऑफ स्केल वाला टॉपिक आने वाला है. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम टेकिंग वन रैंडम नंबर. rather doing this, let me do this. Now I'm randomly taking few numbers to explain you this thing. Okay, let's take, चल भाई, xi. ठीक है, तो मैं xi के लिए कुछ नंबर्स ले रहा हूँ. 5 4 6 8 1 2. Make some of these numbers 5 6 3 1. Okay, चलिए, क्योंकि कैलकुलेशन में इजी रहे इसलिए मैंने थोड़े नंबर्स चेंज किए. ओके, चलिए, अब इसके ऊपर से मुझे अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है. वेरी सिंपल थिंग, मुझे अरिथमेटिक मीन फाइंड करना है. कैन एनीवन हेल्प मी, हाउ कैन आई फाइंड अरिथमेटिक मीन फ्रॉम दिस? सिंपल नंबर्स है, कैसे फाइंड करना है मैं ये पूछ रहा हूँ, मैं कैलकुलेशन नहीं पूछ रहा. I'm just asking how can we find this? Sadev? X bar is equal to sigma xi upon n. Yes. So x bar equals to sigma xi upon n. Sigma xi मैंने यहाँ पे ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, it is 32, right? So I'll write, rather writing this, I'll write 32 divided by n, number of observations. There are 8 observations, right? Okay, so 32 divided by 8. तो अभी 32 divided by 8 करते हैं, तो I'll get 4 and this will be my arithmetic mean x bar.
चलो, एनी डाउट सो फार? यहां तक जो मैंने कैलकुलेशन किया, इसमें किसी को डाउट है? प्लीज रेज योर हैंड. ओके. अब now I'm talking about change of origin. First I'm talking about change of origin. So when I'm saying the word origin, basically I'm referring plus and minus sign. And when I refer the word scale, so I'm referring multiplication and division. ठीक है. सो राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट चेंज ऑफ ओरिजिन. चेंज ऑफ ओरिजिन यानी कि ये जो मेरे पास ओरिजिनल डेटा है, इस डेटा में कोई एक नंबर मैं ऐड कर रहा हूं, यानी कि जो xi है उसमें लेट्स ऐड 4. जितने भी xi है, सारे xi में मैं 4 नंबर ऐड कर रहा हूं. आई एम एडिंग 4 इन ऑल द xis. ओके. सो 5 + 4 यानी कि 9. ओके. तो इस तरीके से मैंने ऐड कर दिया. तो दिस इज माय कैलकुलेशन. ये मुझे डेटा मिल गया. इफ यू सी, तो 5 + 4 is 9, 4 + 4 is 8, 6 + 4 is 10, 8 + 4 is 12, 7 + 4 is 3 + 4 is 7, 2 + 4 is 6, 3 + 4 is 7 and 1 + 4 is 5. अब अगर मैं इसका मीन कैलकुलेट करूंगा तो मुझे कितना मीन मिलेगा? तो सिंपली एक्चुअली आई डोंट हैव टू कैलकुलेट एनीथिंग. जस्ट मेरा जो ओरिजिनल मीन था, यानी कि ओरिजिनल डेटा का जो मीन था 4, उसमें मुझे 4 ऐड कर देना है. क्यों 4 ऐड किया? बिकॉज यहां पे मैंने 4 ऐड किया है. ठीक है. तो चेंज ऑफ ओरिजिन का मतलब क्या हुआ कि ओरिजिनल डेटा सेट जो है उसमें कोई एक नंबर, एक कांस्टेंट नंबर, ठीक है, हर जगह पे मैंने +4 किया है, तो एक कांस्टेंट नंबर अगर मैं सारे डेटाबेस में ऐड कर रहा हूं तो मेरा फाइनल आंसर जो है उसमें भी 4 ऐड हो जाएगा एंड आई विल गेट आंसर ऑफ 8. चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं. तो इसका टोटल कितना होता है देख लेते हैं. टोटल इज 64. सो यहां पे मैं 32 की जगह पे लिख रहा हूं 64. not here, let's do this. So 64 divided by 8 and my answer is 8. समझ में आ रहा है? 64 डिवाइड बाई 8 किया तो मुझे आंसर 8 मिल जाता है. बट एक्चुअली मुझे ये 64 या कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. अगर मुझे सिर्फ इतना बोल दिया है कि भैया ओरिजिनल डेटा में 4 को प्लस करना है, अगर 4 को प्लस करना है तो मेरा जो ओरिजिनल आंसर था उसमें मैं सिंपली 4 को प्लस कर दूंगा एंड आई विल गेट द आंसर. दैट इज चेंज ऑफ ओरिजिन. सेम वे प्लस करने की जगह पे अगर मैं माइनस करता हूं, यानी कि +4 की जगह पे अगर मैंने -4 किया, राइट, -4 करूंगा तो मेरा जो ओरिजिनल आंसर था, जस्ट मिनट, ये ओरिजिनल आंसर जो था उसमें मुझे -4 कर देना है बिकॉज यहां पे भी मैंने -4 किया है. यहां पे भी इसमें भी ठीक है. तो मेरे जो ओरिजिनल डेटा थे उस ओरिजिनल डेटा में मैंने -4 किया है, इसलिए मेरे फाइनल आंसर में भी मुझे -4 कर देना है एंड दैट विल बी माय आंसर. आप देख ही सकते हो कि टोटल जो है वो 0 मिल रहा है, तो मतलब 0/8 विल गिव मी 0. सो दिस इज चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल. अब इसका मतलब यहाँ पे किस तरीके से ये रिलेवेंट है. सो इन अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन. यानी कि अगर ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी में, ओरिजिनल डेटा में मैं कोई एक कांस्टेंट नंबर ऐड करता हूं या माइनस करता हूं तो मेरा जो फाइनल आंसर था उसमें भी वो नंबर ऐड या माइनस हो जाएगा. यानी कि मेरा आंसर चेंज होगा. और चेंज क्यों हुआ? बिकॉज मैंने ओरिजिन चेंज किया. सो ओरिजिन चेंज करने पे मेरा आंसर चेंज होता है. दैट इज चेंज ऑफ ओरिजिन. चलो, यहां तक किसी को डाउट चेंज ऑफ ओरिजिन में मैंने जो समझाया वो सबको क्लियर हो रहा है? वैसे ही चेंज ऑफ स्केल की बात करें तो चेंज ऑफ स्केल यानी कि मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो इंस्टेड ऑफ, लेट मी,
instead of minus, now I am multiplying it with 4. जो भी नंबर्स है वो सारे नंबर्स को मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं. ओके, तो ये सारे नंबर्स मैंने 4 के साथ मल्टीप्लाई कर लिए. जब मैं 4 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरा जो ओरिजिनल आंसर है उस ओरिजिनल आंसर भी 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा. मतलब मुझे वापस से ये 128 डिवाइड बाय 8 करने की जरूरत नहीं है. सिंपली जो मेरा ओरिजिनल आंसर था 4, उसको मैं मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगा एंड आई गेट द आंसर 16. सो दैट इज चेंज ऑफ स्केल. कि अगर मेरे ओरिजिनल डेटा जो है उसको मैं कोई कांस्टेंट नंबर से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो मेरा जो ओरिजिनल आंसर था वो भी सिंपली 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा. मुझे और कुछ करने की जरूरत नहीं है. आई डोंट नीड दिस कैलकुलेशन. इस किसी भी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है. अगर सिर्फ मुझे इतना बता गया है कि ये xi है और xi को हम लोग मल्टीप्लाई बाय 4 कर रहे हैं, मतलब सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई बाय 4 करना है, तो मेरा जो आंसर है उसी आंसर को भी मैं मल्टीप्लाई बाय 4 कर दूंगा एंड आई विल गेट द आंसर. इसी तरीके से डिवीजन भी काम करता है. ठीक है, तो अगर मुझे डिवाइड करना है, मुझे बोल दिया है कि भैया xi जो है उसमें डिवाइड बाय 4 करना है. मेरा ओरिजिनल जो नंबर है उसको डिवाइड बाय 4 करना है, तो आई जस्ट हैव टू डिवाइड इट बाय 4. और जो मेरा आंसर मिलता है, ठीक है, तो मेरा जो ओरिजिनल आंसर था उसको भी मुझे सिर्फ डिवाइड बाय 4 करना है एंड आई विल गेट द आंसर ऑफ 1. जैसे आप देख सकते हो 8 डिवाइड बाय 8 इज 1. ठीक है, तो दैट इज चेंज ऑफ स्केल फॉर डिवीजन. सो बेसिकली बोला क्या जा रहा है कि अरिथमेटिक मीन इज अफेक्टेड बाय चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल. यानी कि मेरे ओरिजिनल डेटा में कोई एक नंबर मैं प्लस कर रहा हूँ, माइनस कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ या डिवाइड कर रहा हूँ, तो मेरा जो ओरिजिनल मीन था उसमें भी वो नंबर प्लस माइनस मल्टीप्लाई या डिवाइड हो जाएगा और वही मेरा फाइनल आंसर रहेगा. समझ में आ रहा है सबको? किसी को भी डाउट इसमें? एनीवन हैविंग डाउट इन चेंज ऑफ ओरिजिन एंड चेंज ऑफ स्केल? काफी डिटेल में मैंने आपको समझाया है. मुझे पता है कि आप लोग ये चीज 11th में पढ़ के आए हो और मुझे ये भी पता है कि कितना याद है. राइट, सो नाउ आई थिंक दिस इज क्लियर. और ये चीज हम लोग आगे भी दूसरे चैप्टर्स में यूज करने वाले हैं. ठीक है, सो दिस वाज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ अरिथमेटिक मीन, where arithmetic mean is affected by change of origin and change of scale. Now we are on second method, second property. Arithmetic mean is subject to algebraic manipulation. अच्छा, अब ये चीज याद में रखना कि algebraic manipulation जब ये वर्ड आता है तो इसका मतलब होता है combined mean. Always remember algebraic manipulation मतलब कि combined. ठीक है, तो अगर मैं अरिथमेटिक मीन की बात कर रहा हूं तो इट इज कंबाइंड मीन. अगर मैं स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करूं तो इट इज कंबाइंड स्टैंडर्ड डेविएशन. अगर मैं मीडियन की बात करूं तो इट इज कंबाइंड मीडियन. हालांकि कंबाइंड मीडियन जैसा कुछ होता नहीं है, बट जस्ट टेलिंग यू व्हेन आई से algebraic manipulation that means I am talking about combined data. ओके, तो यहां पे बोला है कि अरिथमेटिक मीन इज सब्जेक्ट टू algebraic manipulation, मतलब कि उसमें algebraic manipulation हो सकता है. हो सकता है मतलब कि कंबाइंड मीन फाइंड किया जा सकता है. कंबाइंड मीन इज पॉसिबल इन दिस केस. ठीक है, so let's see the formula of combined mean. n1 x bar 1 plus n2 x bar 2 upon n1 plus n2. Simple, this is the formula of combined mean. और दूसरा एक फॉर्मूला है सिग्मा x1 प्लस सिग्मा x2 अपॉन n1 प्लस n2. नाउ अगर आप ध्यान से देखो तो n1 प्लस x बार 1 जो है उसको मैंने रिप्लेस किया है सिग्मा x1 से. मैंने क्यों ऐसा किया? क्योंकि x बार इक्वल्स टू सिग्मा x अपॉन n. अब ये n को अगर मैं सामने ले जाता हूं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो x बार इंटू n
इज सिग्मा एक्स। तो अगर कहीं पे मुझे एक्स बार इंटू एन लिखना है तो वो भी लिख सकता हूँ, और उसकी जगह पे अगर मुझे सिग्मा एक्स लिखना है तो भी मैं लिख सकता हूँ। एंड वही चीज हम लोगों ने यहाँ पे की है, इफ यू सी क्लोजली। सो एन वन एक्स बार वन की जगह पे मैंने सिग्मा एक्स वन लिखा हुआ है, एंड बोथ विल गिव यू द सेम रिजल्ट। सो दिस इज योर सेकेंड प्रॉपर्टी वेयर arithmetic mean is subject to algebraic manipulation. चलो, any doubt so far? Please raise your hand. यस निधि, बोलो बेटा। फर्स्ट स्टार्ट योर वीडियो। सर एक बार फिर से समझाओ ना, पता नहीं चला। ओके, लेट मी राइट द फॉर्मूला फर्स्ट एंड देन विल एक्सप्लेन। कंबाइंड मीन का फॉर्मूला है n1 एंड x बार 1 प्लस n2 x बार 2 अपॉन n1 प्लस n2, और दूसरा फॉर्मूला है सिग्मा x1 प्लस सिग्मा x2 अपॉन n1 प्लस n2। अगर आप ध्यान से देखो तो ये n1 प्लस एक्स बार वन, n1 इंटू एक्स बार वन जो है उसको मैंने हाँ, रिप्लेस उसकी किया प्लेस, है हाँ सिग्मा हाँ x1 से। X- ये क्यों किया? बिकॉज एक्स बार इक्वल्स टू X- सिग्मा x अपॉन n। अब ये n अगर सामने जाता है तो इट इज एक्स बार X- इंटू n विल गिव यू सिग्मा x। सो अगर मैं एक्स बार इंटू n लिखूं या सिग्मा x लिखूं, Sigma X, बोथ इज सेम थिंग। ओ, क्लियर? हाँ हाँ यस देवश्री, बोलो बेटा। तो मतलब कोई भी, मतलब हमको दोनों फॉर्मूला लर्न करने के एक करे तो चलता है? नहीं, दोनों इसलिए करना पड़ेगा बिकॉज एमसीक्यू में कई बार आपको इसका डेटा दिया होगा, तो यू हैव टू यूज दिस फॉर्मूला। अगर कई बार एमसीक्यू में एन एक्स बार का डेटा दिया है, देन यू हैव टू यूज एन एक्स बार वाला फॉर्मूला। हालांकि इतना डिफिकल्ट है नहीं, आराम से याद रह जाएगा बेटा आपको। अनम्यूट योरसेल्फ, कीप योरसेल्फ अनम्यूटेड। हाँ सर, मतलब दोनों फॉर्मूलाज अलग अलग है, मतलब यूज। हाँ, मतलब बिकॉज हम लोग एमसीक्यू एग्जाम देने वाले हैं, तो जो डेटा क्वेश्चन में दिया होगा उस हिसाब से आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ओके, ठीक है। बट इफ यू रिमेंबर दिस इक्वेशन और यू नो हाउ टू कैलकुलेट दिस, तो एक फॉर्मूला याद रखो, दूसरा अपने आप बना लोगे, वो भी हो जाएगा। ओके, चलिए लेट्स मूव टू थर्ड। Sum of deviation of all observations from arithmetic mean is always zero. Symbolically, sigma x minus x bar is always zero. ठीक है, चलिए ये हालांकि आप लोगों को पता है, बट लेट मी प्रूव दिस। कैलकुलेट करके देख लेते हैं। Okay. First of all, we don't need this. Okay, तो this is your xi. ठीक है, अब आपको ये बोला है कि x माइनस x बार x माइनस एक्स बार, और उसका जो टोटल हमें मिलेगा दैट इज सिग्मा x माइनस एक्स बार, वो हमेशा जीरो ही होगा। दिस विल ऑलवेज बी जीरो। ठीक है, कैलकुलेट करके देखते हैं। तो सबसे पहले हमें मीन फाइंड करना पड़ेगा, जो हमने एक्चुअली पहले किया था, बट वापस एक बार कर लेता हूँ। सिग्मा x अपॉन n विच इज 32 अपॉन 8, सो इट इज 4। मीन इज 4। तो यहाँ पे x माइनस एक्स बार लिख रहा हूँ, मतलब कि x माइनस 4 करना पड़ेगा मुझे सब जगह पे, बिकॉज x बार इज 4। ठीक है, सो x माइनस 4 का कैलकुलेशन करके देखते हैं। 5 माइनस 4 इज 1, 4 minus 4 is 0,
6 minus 4 is 2, 8 minus 4 is 4, 3 minus 4 is 1, 2 minus 4 is minus 2, 3 minus 4 is minus 1 and 1 minus 4 is minus 3. तो ये हो गया x minus x bar. अब इसका टोटल करते हैं. So if you see, the total will be equals to 0. समझ में आ रहा है सबको? तो x minus x bar का टोटल हमेशा आपको 0 मिलेगा. x minus x bar का टोटल मतलब कि उसका सम will always be equals to 0. This is basic property of arithmetic mean. Remember this. देखो एक और चीज, यहाँ पे कहीं पे भी स्क्वायर या ऐसा कुछ नहीं है. There is no square. Okay, raised to 1 होगा. ठीक है, if square is not there, it will be raised to 1. But like square वगैरह नहीं है, because एक और property आगे आने वाली है जहाँ पे हम लोग square के साथ भी deal करने वाले हैं. So remember, there are no squares here. Okay, so this is your property number 3. The sum of deviation. अच्छा ये words भी ध्यान से सुनना. Sum of, sum मतलब कि sigma. Deviation मतलब कि difference. All the observations, तो सारे observations को हम लोग क्या बोलते हैं? X from arithmetic mean, यानी कि x bar is always 0. So this is how it is written. क्योंकि कई बार क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली मतलब जहां पे क्वेश्चन में ये चीज देने की जरूरत होगी वहां पे शायद डायरेक्टली ना दे और आपको ये बोल दे कि सम ऑफ डेविएशन ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशंस फ्रॉम अरिथमेटिक मीन इज 0. इस तरीके से बोलते हैं. यू शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई कि ये कहना क्या चाहते हैं. ठीक है. अरे यार So third property is done. Now we are on property number 4. जैसे मैंने बोला था कि स्क्वायर वाला भी केस आएगा. So ये स्क्वायर वाला केस है. The sum of squared deviation. अब देखो वापस से मैं ये चीज समझा रहा हूँ. Sum of squared deviation of all the observations is minimum when it was taken about their arithmetic mean. ठीक है. तो सिग्मा x माइनस एक्स बार का स्क्वायर जब आप कैलकुलेट करोगे तो इट विल बी ऑलवेज मिनिमम कंपेयर टू एनी अदर डेटा. ए मतलब एज्यूम मीन. आप मीन के अलावा कुछ भी एज्यूम कर लो आपको ये वाला ही सबसे छोटा वैल्यू देगा. चलिए मैं ये भी प्रूव करके देते हैं. सो लेट्स कैलकुलेट दिस. ये हमने x माइनस एक्स बार किया था. अब इसके स्क्वायर की बात हो रही है. सो x माइनस एक्स बार स्क्वायर हम लोग फाइंड करेंगे. ठीक है. सो बेसिकली x माइनस एक्स बार हमने जो फाइंड किया है उसका स्क्वायर हमें फाइंड करना है. ठीक है. सो 1 स्क्वायर इज 1, 0 स्क्वायर इज 0, 2 स्क्वायर इज 4, 4 स्क्वायर इज 16, माइनस 1 का स्क्वायर होगा प्लस 1, माइनस 2 का स्क्वायर होगा 4, माइनस 1 का स्क्वायर 1 एंड माइनस 3 का स्क्वायर 9. सो दिस इज स्क्वायर एंड लेट्स मेक सम ऑफ दिस. तो इसका सम जो है वो 36 है. अब यहाँ पे आपको चैलेंज मैं कर रहा हूं कि ये जो x बार 4 जो है, x बार के तौर पे हमने 4 लिया हुआ है. ये 4 की जगह पे कोई भी अमाउंट ले लो, चाहे 4 से छोटा लो या 4 से बड़ा लो, आपका जो टोटल है वो 36 से बड़ा ही आएगा. 36 से छोटा टोटल आप नहीं ला सकते. चलिए ये भी ट्राई करके देखते हैं. चलो, कैन एनीवन टेल मी एनी अमाउंट अदर देन 4?
कोई और अमाउंट 4 के अलावा? एनीवन? कम ऑन स्टूडेंट्स, रेज योर हैंड। चलिए 6 एक आया है, प्रवेक ने बोला है, चलिए लेट्स टेक 6। ओके, ठीक है, तो ये हमने 6 लिया विच इज अदर देन अरिथमेटिक मीन, और उसका कैलकुलेशन करके देखते हैं। यस सुप्रियो? सर वो x पर -2 ले सकते हैं क्या 6 की कहते हो बजाय? वापस से? 6 की बजाय -2 ले सकते हैं? हाँ, एनीथिंग अदर देन मीन। समझ में आया प्रवेक? सॉरी सुप्रियो? हाँ सर, हाँ। ओके चलिए, ये थोड़ा फॉर्मूला है, मैं बना देता हूँ फॉर्मूला। सो ये डायरेक्टली x माइनस 6 रेज टू लाइक उसका स्क्वायर आ गया। जस्ट टू वेरीफाई मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ कि जैसे 5 माइनस 6 विल गिव यू -1 और उसका स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 1। वैसे ही 4 माइनस 6 विल गिव यू -2 और उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 4। 6 माइनस 6 0, 0 का स्क्वायर 0। 8 माइनस 6 विल गिव यू 2 और उसका स्क्वायर होगा 4 जो हमें मिल गया। 3 माइनस 6 विल बी 3 और उसका स्क्वायर करेंगे तो हमें मिलेगा 9 जो हमें मिल गया है। 2 माइनस 6 विल बी -4 और उसका स्क्वायर करेंगे तो मिलेगा 16 विच इज दिस। 3 माइनस 6 विल गिव यू -3 स्क्वायर विच इज 9 and 1 minus 6 is -5 और उसका स्क्वायर होगा 25। So this is how we have calculated this. Okay, now let's make total of this. So total is 68 which is obviously greater than 36। समझ में आ रहा है? So अगर मैं एक ऑब्जर्वेशन ले रहा हूं x माइनस एक्स बार स्क्वायर और उसकी कंपैरिजन कर रहा हूं सिग्मा x माइनस एनीथिंग a which is assume mean, ठीक है, बट x बार नहीं, x बार अपना है 4, तो 4 के अलावा कोई भी अमाउंट ले लिया, मैंने 6 ली है, तो भी इसका टोटल जो है वो इसका टोटल हमेशा मिनिमम होगा। ठीक है, नाउ इंस्टेड ऑफ 6 लेट्स टेक लेसर देन 4 अमाउंट, लेट्स टेक 2। 2 लेकर देखते हैं कि क्या होता है। ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ 6 नाउ वी आर टेकिंग 2 एंड यू नो दिस। ठीक है, अगेन इसका टोटल भी 68 आ रहा है, देखो, which is again greater than this amount। इस अमाउंट से ये वाला अमाउंट ऑलवेज बड़ा ही होगा। सो दैट इज योर फोर्थ प्रॉपर्टी। The sum of square deviation of all the observations is, yeah, so I had to take it. So now we are done with fourth property. Now we are on fifth property. The arithmetic mean of first n natural number is n plus 1 divided by 2। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको दे दिया है एंड दे आर टॉकिंग अबाउट नेचुरल नंबर्स, फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। बेसिकली व्हाट दे आर सेइंग इज के now we don't need all these things, so let me remove this। Use this one। Okay,
नाउ फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स बोल रहे हैं, n नेचुरल नंबर्स वी विल ऑलवेज स्टार्ट विथ 1. सो 1 2 3 4 4 5 6 7 8. मान लो कि यहाँ पे हमने 8 नंबर लिए, ठीक है, तो n नेचुरल नंबर्स मतलब वी कैन नॉट गो कि भाई या मतलब हम लोग इस तरीके से नहीं ले सकते कि भैया पहले 3 ले लिया, फिर 4 ले लिया, फिर 5 ले लिया, फिर 8 ले लिया, फिर 2 ले लिया. तो वी कैन नॉट डू दैट. n नेचुरल नंबर्स मतलब कि सीरीज में ही लेना पड़ेगा. तो ये जो नंबर्स हमने लिए, इस नंबर का अरिथमेटिक मीन जो है वो कैसे फाइंड होगा, तो उसका जो फॉर्मूला हमने देखा, द फॉर्मूला वाज n plus 1 by 2. Just not I lost the screen. It is x बार इसका मिलेगा n plus 1 by 2. इसी तरीके से इसका अरिथमेटिक मीन मिलेगा. पहले तो नॉर्मली अरिथमेटिक मीन फाइंड कर लेते हैं कि अगर इस तरीके से नंबर्स है तो टोटल हमें मिला 36. सो x बार इक्वल्स टू 36 by 8, right? So it will be 4.5. अब इस तरीके से कैलकुलेट करते हैं तो n यानी कि हमने 8 नंबर्स लिए हैं प्लस 1 by 2, सो इट इज 9 by 2. आंसर इज 4.5. सो इवन यू डोंट नीड टू डू दिस टोटल एंड ये कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, जस्ट जितने नंबर्स लिए हैं प्लस 1 डिवाइड बाय 2 कर लो, यू विल गेट द आंसर. एक और एग्जांपल करके देखते हैं. ठीक है, let me write the formula again. x bar equals to n plus 1 by 2. चलिए कितने नेचुरल नंबर्स लेने हैं? Can anyone suggest? How many natural numbers do you want to take? Anyone? Let's take. चलिए कोई बोल नहीं रहा है तो let me take the decision. Let's take 15 n natural numbers. ठीक है. Let's make total of this. अच्छा पहले बिफोर वी कैलकुलेटेड फ्रॉम ओरिजिनल मेथड, चलो पहले देख लेते कि हमने हमारे पास ये जो फॉर्मूला है प्रॉपर्टी वाला उससे काम होता है कि नहीं. तो 15 नंबर्स लिए हैं यानी कि n इज 15 प्लस 1 बाय 2 यानी कि 16 बाय 2. इसका जो मीन है वो मीन आना चाहिए 8. अब चलिए कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि सच में इसका मीन 8 आता है कि नहीं आता है. So it is summation of this 15 numbers, which is 120, and x bar is sigma x upon n, which is 120 upon 15. So it is 8. समझ में आ रहा है सबको? ठीक है. So if we have n number of natural numbers, then instead of this calculation we can use this calculation. This is also acceptable. चलो यहां तक किसी को डाउट? We are done with 5 properties and now we are on last property, property number 6. If yes देव सिंह बोलो बेटा. हाँ सर, मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मतलब एक सेकेंड. हाँ सर, वो n नंबर ऑफ नेचुरल नंबर्स है ना, मतलब वो 1 से स्टार्ट होंगे Always. अच्छा, मतलब अगर 2 से लेके 10 तक सीरीज में है पर 1 नहीं है तो फिर ये मेथड नहीं होगी ना? नहीं लगेगा उसमें, काम नहीं लगेगा. चलिए on 6, we are now on 6th number. If we replace each individual data in xi by constant c, then mean is constant itself. ठीक है. अब ये मतलब सेंटेंस के तौर पे ज्यादा समझ में नहीं आएगा, बट वंस आई शो यू द एग्जांपल आराम से सब कुछ समझ में आएगा. बहुत इजी है, इसमें कोई कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है. चलिए देखिए,
अब इसमें क्या बोल रहे हैं कि ये हमारा अरिथमेटिक मीन है. नाउ लेट्स नॉट टेक 15 नंबर्स, लेट्स टेक 6 नंबर्स ओनली. ठीक है, 6 नंबर लेकर हम लोग कैलकुलेशन कर रहे हैं अभी, ताकि कैलकुलेशन इतना लंबा ना हो. सो एंड नॉट नेसेसरी कि 1 2 3 4 ले, कुछ भी नंबर ले लेते हैं. 5 3 8 4 6. ठीक है, तो इस तरीके से 6 नंबर लिए हमने. Let's take 2, let's take 4, let's take 6, ताकि कैलकुलेशन इजी रहे. ओके, सो वी हैव टेकन 6 नंबर्स और जिसका टोटल जो है वो 30 हो रहा है. तो अगर इसका हम लोग मीन फाइंड करें तो मीन क्या होगा? द मीन विल बी 30 डिवाइड बाय 6, मीन विल बी 5. ये यहां तक आप सबको पता है. ठीक है, बट नाउ व्हाट आई एम डूइंग कि मेरे ये जो नंबर्स है, ये सारे नंबर्स को मैं रिप्लेस कर लेता हूं. आई एम रिप्लेसिंग दिस नंबर्स विथ वन कांस्टेंट नंबर. से फॉर एग्जांपल 3. ठीक है, तो इंस्टेड ऑफ 6 I'll write 3. Instead of 4 I'll write 3. Instead of 8 I'll write 3. Instead of 4 I'll write 3. Instead of 2 I'll write 3. Instead of 6 I'll write 3. तो फिर इसमें कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, जो आपका मीन है वो भी 3 ही होगा. यानी कि एक्स सीरीज में अगर सारे नंबर्स सेम है तो उसका मीन भी वही आएगा जो ये नंबर्स है. ठीक है, कैलकुलेशन करके देखते हैं. सो देयर आर total is 18 and x bar will be 18 divided by 6 which is equals to 3. समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो अगर xi में सेम नंबर्स है, ऑल द ऑब्जर्वेशंस आर सेम, तो अरिथमेटिक मीन भी वही ऑब्जर्वेशन आएगा. चलो, ये 6 फॉर्मूला में कहीं पे किसी को डाउट, प्लीज रेज योर हैंड. In all the 6 formulas, anyone having any doubt, please raise your hand. Everyone clear about this 6 formula? Give me thumbs up if you are clear. Give me thumbs up if you are clear. This 6 formulas are very important. आगे के chapters में भी आप लोगों को काम लगने वाला है. Superb, 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 superb. Very good. Thank you for responding, students. Thank you for responding. Okay, so I guess everyone is clear about this. Purva, you have doubt, beta? You have raised your hand. जैसे आपने बोला वो हम अरिथमेटिक मीन निकालते हैं तो उसमें वो टोटल लेते हैं, तो वो फॉर्मूला में हम टोटल नहीं ले सकते. कहाँ पे बेटा? वापस से समझ में नहीं आया. वो हम जो अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला लगाते हैं सिग्मा एक्स अपॉन एन, तो वो टोटल में फॉर्मूला नहीं लिख सकते, वो टोटल नहीं लिख सकते. मतलब कौन सी प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग आप बात कर रहे हो बेटा? सर जैसे आपने ये n+1/2 का किया तो हम अरिथमेटिक मीन में टोटल करते हैं ना, तो इसमें n में टोटल नहीं ले सकते. n is total number of observations. कितने observations है वो गिन रहे हैं हम लोग. सिग्मा xi नहीं कर रहे हैं हम लोग. ओके. ठीक है. Yes, students, take the screenshot. Wait, I'm एक मिनट है, थोड़ा चेंज करना पड़ेगा. Why it is not working the way it should? Just fine. बच्चा लोग स्क्रीनशॉट ले लेना इस चीज का, बिकॉज जो वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड किया है उसमें लास्ट की 2 प्रॉपर्टीज मिस हो गई है. जो वीडियो लेक्चर आप देखोगे ना उसमें लास्ट की 2 प्रॉपर्टीज मिसिंग है. सो टेक द स्क्रीनशॉट. ऑल 6 प्रॉपर्टीज आर रिक्वायर्ड. यस प्रवेक. सर ये फिफ्थ वाली प्रॉपर्टी हम तभी यूज कर सकते हैं ना जब ऑब्जर्वेशन असेंडिंग ऑर्डर में दिया है. हाँ, मतलब फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स चाहिए 1 2 3 4 5 6 7 8. तो हाँ, तो ऑर्डर जब कोई ऐसा- भी हो चलेगा. ऑर्डर कोई भी हो, मतलब इवन लाइक पहले 5 नंबर्स है, तो 5 नंबर्स को मैं 1 2 3 4 5 लिखूं या 5 4 3 2 1 लिखूं या 5 2 3 4 1 इस तरीके से लिखूं. बट अगर 5 नंबर्स में ले रहा हूं तो उसका अरिथमेटिक मीन इस तरीके से गिना जा सकता है. इट शुड बी फर्स्ट 5 नंबर्स, दैट्स इट. किस ऑर्डर में लिख रहे हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. ओके ओके, थैंक यू सर. ओके.
यस शिल। सर मतलब अभी हमने जो एग्जांपल्स किए वो सारे अनग्रुप डेटा के लिए, तो डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में भी एप्लीकेबल होगा ये सब? यस यस, अब देखो यहाँ पे आप देखो, फोर्थ प्रॉपर्टी जो है जिसमें हमने FIB कंसिडर किया, इज एप्लीकेबल फॉर सेम frequency distribution, and I have written frequency data, I have not written discrete data, right? So frequency का मतलब होता है discrete and continuous दोनों आ गए इसमें। तो जहां पे frequency data applicable होता है वहां पे लिखा हुआ है। चलो, anybody else having any other doubt? स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? ओके, अब इसके रिगार्डिंग एग्जांपल्स जो है वो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर्स में, मतलब नेक्स्ट वीक के लेक्चर्स में हम लोग कवर करेंगे एग्जांपल्स, ठीक है? मेक श्योर दैट यू डोंट मिस नेक्स्ट लेक्चर्स। नेक्स्ट वीक का जो लेक्चर है उसमें शॉर्ट एग्जांपल्स हम लोग कवर करने वाले हैं। नाउ ऑनवर्ड्स अरिथमेटिक मीन में सिर्फ शॉर्ट एग्जांपल्स बाकी है, मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले, फिर रॉन्ग ऑब्जर्वेशंस को करेक्ट कर, मतलब करेक्शन ऑफ डेटा वाले एग्जांपल्स जो है, वेटेड मीन वाले एग्जांपल्स जो है, ये सारे एग्जांपल्स हम लोग कवर करने वाले हैं which are very important for MCQ exams. So from that point of view, please don't miss next coming lectures. Okay, see you next week. Bye everyone.